आज हम लोग बात करेंगे एपोप्टोसिस की। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, आपके एग्जाम्स में बहुत ही ज़्यादा पूछा जाता है और शायद से आपके पीजी एंट्रेंस पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो उसी हिसाब से थोड़ा सा हम लोग बात करने की कोशिश करेंगे एपोप्टोसिस की और इसके मैकेनिज्म की, इसके जो डायग्नोसिस है इसका कैसे बनाते हैं, क्या करते हैं, क्यों करते हैं, कब करते हैं, ठीक है ना। तो इस सब की बातें आज हम लोग एपोप्टोसिस में करेंगे और उम्मीद है आपको समझ में आएगा, ठीक है ना। तो सबसे पहली बात, व्हाट इज एपोप्टोसिस, ठीक ना। एपोप्टोसिस क्या है? इट इज़ अ पाथवे ऑफ डेथ। एपोप्टोसिस इज अ पाथवे ऑफ डेथ which is induced by tightly regulated suicide program, ठीक ना, which is induced by tightly regulated suicide program which further activates intrinsic enzyme that degrades nuclear own मतलब कि nuclear own DNA material and कौन सा न्यूक्लियर डीएनए मटेरियल को खा जाएगा और कैसे खाएगा, न्यूक्लियर साइटोप्लाज्मिक प्रोटीन को खा जाएगा, ठीक है ना। तो क्या होता है, एपोप्टोसिस इज अ पाथवे ऑफ सेल डेथ। ये पाथवे होता है सेल डेथ का, दैट इज इंड्यूस्ड बाय टाइटली रेगुलेटेड सुसाइड प्रोग्राम। ये किससे इंड्यूस होता है? टाइटली रेगुलेटेड सुसाइड प्रोग्राम इन विच द सेल डिस्टाइन टू डाई, इन विच जो सेल जो होते हैं डिस्टाइन टू डाई होता है एपोप्टोसिस के थ्रू कुछ इंट्रिंसिक एंजाइम निकालते हैं, ठीक है ना, विच लीड्स टू द एक्टिवेशन ऑफ इंट्रिंसिक एंजाइम दैट डिग्रेड द सेल own nuclear DNA material, वो डिग्रेड द सेल ओन न्यूक्लियर डीएनए मटेरियल एंड और क्या, साइटोप्लाज्मिक न्यूक्लियर साइटोप्लाज्मिक प्रोटीन, ठीक है ना। तो इसके जनरल कैरेक्टरिस्टिक की बात करते हैं। सबसे पहले तो बात करते हैं एपोप्टोसिस के क्या क्या होता है। तो इट इज़ अ कैस्पेज डिपेंडेंट प्रोग्राम सेल डेथ। ये सबसे पहली बात, ये कैस्पेज डिपेंडेंट होता है, ठीक है ना। कुछ कैस्पेजेस होते हैं, उनको इंट्रिंसिक एंजाइम होते हैं, कैस्पेज डिपेंडेंट होता है प्रोग्राम सेल डेथ, नॉट एसोसिएटेड इन्फ्लेमेशन। नेक्रोसिस हमेशा इन्फ्लेमेशन के साथ होगा, ठीक है ना। ये यहाँ पे इन्फ्लेमेशन नहीं होगा, ये चीज़ याद रखना। वहाँ पे इनवेरिएबली एसोसिएटेड होगा इन्फ्लेमेशन से, यहाँ नहीं होगा। कम्स फ्रॉम ग्रीक वर्ड मीन्स फॉलिंग ऑफ, एक ग्रीक वर्ड से आता है जो कि इसका मतलब होता है फॉलिंग ऑफ। एक्टिव प्रोसेस ये होता है एटीपी यूज करता है, ठीक है ना। तो एपोप्टोसिस जो हो सकता है बहुत फिजियोलॉजिकल एज वेल एज पैथोलॉजिकल, दोनों हो सकता है, ठीक है ना। फिजियोलॉजिकल भी हो सकता है, पैथोलॉजिकल भी हो सकता है, लेकिन जो आपका नेक्रोसिस था वो केवल पैथोलॉजिकल होता था। वो आफ्टर फॉलोइंग सेल डेथ वहाँ पे क्या होता था, तुम्हारा नेक्रोसिस होता था यहाँ पे, लेकिन दोनों फिजियोलॉजिकल और पैथोलॉजिकल हो सकता है। फिजियोलॉजिकल एपोप्टोसिस में क्या क्या हो सकता है, एम्ब्रियोजेनेसिस हो सकती है, ऑर्गेनोजेनेसिस हो सकती है। यहाँ पे क्या होता है कि कुछ ऑर्गेनोजेनेसिस के दौरान कुछ सेल्स हटती जाती हैं, या एम्ब्रियोजेनेसिस के दौरान कुछ सेल्स हटती जाती हैं, तो वहाँ पे ये फिजियोलॉजिकल एपोप्टोसिस हो गया। अब पैथोलॉजिकल क्या हो गया, पैथोलॉजिकल एपोप्टोसिस कहाँ देखो, वायरल हेपेटाइटिस में देख लो, ठीक है ना। वायरल हेपेटाइटिस कौन सा, मोस्ट कॉमन काउंसिलमेंट बॉडीज जो देखते हो ना, तो वही उसका मेन मतलब कि वहाँ पे देख सकते हो, ठीक है ना। मोस्ट कॉमनली एसोसिएटेड विद हेपेटाइटिस सी जो काउंसिलमेंट बॉडी होती है। चाहे कीमोथेरेपी इंड्यूस कैंसर सेल डेथ, कीमोथेरेपी से जो कैंसर सेल डेथ आपकी इंड्यूस होती हैं, तो उसको भी देख सकते हो। वहाँ पे मोस्ट कॉमन जो है दोनों होती है, कभी कभार एपोप्टोसिस नेक्रोसिस दोनों होती है, लेकिन एपोप्टोसिस जो होती है वो मोर कॉमन होती है। तो समझने की कोशिश करेंगे व्हाट आर कैस्पेज, कैस्पेज क्या होते हैं। तो कैस्पेज आर सिस्टीन रेसिड्यू, पहले तो बात सी से आता है आपका सिस्टीन रेसिड्यू, एएसपी से आता है ब्रेक आफ्टर एस्पार्टिक रेसिड्यू, ठीक है ना, और एंजाइम एक होता है, एस मतलब एंजाइम, ठीक है ना। तो क्या होता है, ये कुछ सिस्टीन रेसिड्यूज जो बच जाते हैं, जो ब्रेक हो जाता है एस्पार्टिक रेसिड्यूज का, जैसे ये एस्पार्टिक रेसिड्यूज हैं, ब्रेक आफ्टर एस्पार्टिक रेसिड्यूज जो इसका ब्रेक हो गया तो कुछ सिस्टीन रेसिड्यूज बन जाएंगे, तो उसी को क्या कह देंगे, ये कैस्पेज कह देंगे। सिस्टीन रेसिड्यूज break after aspartic acid, these are cysteine residues which are break after aspartic acid। तो क्या होगा ये, these are क्या है, ये एक सिस्टीन रेसिड्यू है, ब्रेक आफ्टर एस्पार्टिक एसिड रेसिड्यू, और ये एक एंजाइम है, ठीक है ना। और कैस्पेसेस कैसे कैसे होते हैं, कैस्पेसेस पहले तो दो प्रकार के होते हैं, एक इनिशिएटर होते हैं, एक एग्जीक्यूशनर होते हैं। हमेशा याद रखना इनिशिएटर एन आई है ना, तो नाई है, तो यहाँ पे 9 आएगा, ठीक है ना। तो ऐसे याद कर सकते हो, अगर इनिशिएटर नी से 9, ठीक है। इनिशिएटर्स में कौन कौन से आएगा, 8 9 10 आएंगे, और तुम्हारा एग्जीक्यूटर्स में क्या होगा, ई से, ठीक है ना। एक्स से मतलब 6, तो थोड़ा सा प्रोनाउंसिएशन सेम लग रहा है। तो 3 6 7 यहाँ पे होंगे, और यहाँ पे 8 9 10 होंगे। तो इनिशिएटर में कौन कौन होंगे, 8 9 10 होंगे, और एग्जीक्यूशनर्स में होंगे 3 6 7 होंगे, ठीक है ना। ऐसे याद कर सकते हो, ठीक है। और जो इनिशिएटर में जो होता है 8वां वाला, जो कि ह्यूमन में नहीं होता, और जो एग्जीक्यूशनर में 3 वाला जो होता है सबसे इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है ना। एक चीज़ ये याद रखना, 8 9 10 3 6 7, अगर आई होप आपको याद हो गया होगा। तो अब एपोप्टोसिस का हम लोग क्या करेंगे, पहले तो इनिशिएशन होता है, फिर एग्जीक्यूशन होता है। तो इनिशिएशन में भी 2 पाथवे होते हैं। इनिशिएशन में एक एक्सट्रिंसिक पाथवे से एक्टिवेशन होता है, एक इंट्रिंसिक पाथवे से एक्टिवेशन होता है। तो यहाँ पे क्या होगा, एक्स में मतलब 8 वाले से, मतलब कि वो तो ह्यूमन में होता नहीं, 8 वाले से होता है, और कैस्पेज 8 और 10 का हम लोग बेसिकली यूज़ करते हैं रिसेप्टर पाथवे में। और इंट्रिंसिक पाथवे में इन है ना, एन
SIN आया, ठीक है ना। तो इनमें क्या है, मतलब 9 है, ठीक है ना। तो माइटोकॉन्ड्रियल पाथवे एक होता है, ये डेथ रिसेप्टर पाथवे होता है। डेथ रिसेप्टर पाथवे बताऊंगा मैं क्या होता है आगे। और ये क्या होता है, माइटोकॉन्ड्रियल पाथवे होता है, एक माइटोकॉन्ड्रियल पाथवे होता है। तो उसी को क्या कहते हैं, एक्सट्रिंसिक, मतलब कि इंट्रिंसिक। तो माइटोकॉन्ड्रियल जो है सेल के अंदर होता है, तो उसी को इंट्रिंसिक कहते हैं। और कहाँ पे इन आ गया, NI आ गया, इन आ गया, तो क्या होगा वहाँ पे 9 का यूज हो जाएगा, 9 कैस्पेज 9। और यहाँ पे एक्सट्रिंसिक पाथवे है, तो क्या होगा यहाँ पे 8 और 10, ठीक है ना, ये याद रखना, 8 और 10 होगा। तो नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे इनिशिएशन की। सबसे पहले बात करेंगे एक्सट्रिंसिक पाथवे की। भैया एक्सट्रिंसिक पाथवे में कौन से आते थे, 8 और 10 आते थे। तो यहाँ पे क्या होता है, एक टी सेल आता है, टी सेल आएगा, टी सेल अपना एक रिसेप्टर प्रेजेंट किया, ठीक है ना। टी सेल अपना रिसेप्टर प्रेजेंट किया किसको, ठीक है ना। तो ये एक CD95 फास्ट लाइगेंड होता है वहाँ पे, टी सेल पे अपना लेके आया, क्या लेके आया, CD95 लाइगेंड आया, इसको क्या कहते हैं, फास्ट लाइगेंड कहते हैं, ठीक है ना। और यहाँ पे एपोप्टोटिक सेल पे जो होता है, इसका लाइगेंड होता है, ये लाइगेंड मतलब समझते हो, जो ये बाइंड करने की कोशिश करता है। और एपोप्टोटिक सेल पे क्या होता है, कुछ जो टी सेल क्या होता है, प्रेजेंट करता है MHC को, ठीक है ना, MHC को प्रेजेंट करता है टी सेल फाइनली जाके। लेकिन अभी तो बाइंड होना चाहिए ना उससे, किस मतलब कि कौन सा क्या है चीज़ को, उस पर तो बाइंड होना चाहिए ना। तो एक्सट्रिंसिक पाथवे में, डिस्ट्रप्टर पाथवे में क्या होगा, एपोप्टोटिक सेल के ऊपर कुछ CD95 मॉलिक्यूल्स होते हैं, ठीक है ना, CD95 मॉलिक्यूल। और यहाँ पे क्या होता है कि टी सेल होता है, टी सेल के ऊपर CD95 लाइगेंड होते हैं, और उसी को क्या कहते हैं, फास्ट लाइगेंड कहते हैं। तो यहाँ पे क्या होगा, ट्राइमराइजेशन हो जाएगा CD95 का, और उसी को क्या कहते हैं, ट्राइमराइजेशन के बाद फास्ट एसोसिएटेड डेथ डोमेन। यहाँ पे क्या होगा, फास्ट एसोसिएटेड डेथ डोमेन हो जाएगा, ठीक है ना। ये ट्राइमराइज जब कर जाएगा, टी सेल के एसोसिएटेड होने के बाद जब ये ट्राइमराइज कर जाएगा, ये क्या करेगा, ट्राइमराइज कर जाएगा, तो क्या होगा, ट्राइमराइजेशन के बाद क्या होगा कि ये प्रोकैस्पेज से ये क्या कराएगा, प्रोकैस्पेज से ये कैस्पेज 8 और 10 का ये फॉर्मेशन कराएगा, जो कि कौन सी प्रोटीन के कारण होता है, ये फ्लिप के कारण होता है। फ्लिप ये होता है एक एंटी एपोप्टोटिक मॉलिक्यूल, ये फ्लिप जो है इसको इनहिबिट करता है। जो प्रोकैस्पेज 8 से लेके 8-10 को कैस्पेज 8 और 10 ना बनने थे, उसी को कौन सा मॉलिक्यूल कहते हैं, फ्लिप, ठीक है ना। तो ये एंटी एपोप्टोटिक मॉलिक्यूल है, एक एंटी एपोप्टोटिक मॉलिक्यूल है, ठीक है ना। हाँ जी, तो ये बता रहा था मैं कि ये सिर्फ प्रो कैस्पेज 8 और 10 को कैस्पेज 8 और 10 में कन्वर्ट कर देगा, कौन सा, एक्सट्रिंसिक पाथवे, ठीक है ना। तो हम लोग नेक्स्ट बात करेंगे इंट्रिंसिक पाथवे की। इंट्रिंसिक पाथवे में क्या होता है आखिरकार, इंट्रिंसिक पाथवे थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स से समझने की कोशिश करना हमारे साथ अच्छे से, ठीक है। इंट्रिंसिक पाथवे को ही हम लोग क्या कहते हैं, माइटोकॉन्ड्रियल पाथवे भी कहते हैं ना। तो क्या होता है कि कुछ स्ट्रेस होगा बॉडी में, कोई स्ट्रेस हुआ, कोई स्ट्रेस कैसे हो सकता है भाई, किसी भी बॉडी में कोई भी स्ट्रेस कैसे हो सकता है, जैसे कुछ बाहर से कुछ एक्सटर्नल फैक्टर्स आ गए, ठीक है ना। तो स्ट्रेस हमारे हिसाब से इसमें क्या हो सकता है कि हाँ, इसमें क्या हो गया कि स्ट्रेस आ गया, कौन से फॉर्म में, यूवी लाइट के फॉर्म में एक स्ट्रेस आया बाहर से। तो बॉडी के ऊपर क्या होता है, कुछ स्ट्रेस सेंसर्स होते हैं, ठीक है ना, वो एक्टिवेट हो गए। अब वो स्ट्रेस सेंसर्स कौन कौन से होंगे, उसको क्या कहते हैं, बिम, बिड, बैड, नॉक्सा, प्यूमा, ठीक है ना। उसको क्या कहते हैं, अपन क्या कहते हैं, बिम, बिड, बैड, नॉक्सा, प्यूमा, बिम, बिड, बैड, नॉक्सा, प्यूमा। अगर याद होता है ठीक, नहीं याद होता कोई बात नहीं, तो यहाँ पे लिख देना, अगर स्ट्रेस आया यूवी लाइट के फॉर्म में, स्ट्रेस सेंसर्स एक्टिवेट हो गए, इतना बढ़ के आगे बढ़ जाना। लेकिन अगर याद रहता है तो बहुत ही बढ़िया, बिम, बिड, प्यूमा, नॉक्सा, प्यूमा, ठीक है, ये सब होता है, बिम, बिड, बैड, नॉक्सा, प्यूमा। अब ये क्या कराएगा, दो चीज़ों का स्टिमुलेशन, एक का स्टिमुलेशन, एक का इनहिबिशन क्या कराएगा। अब देखो यहाँ पे आता है खेल, असली शुरू होता है, ठीक है, तुम्हारा यहाँ पे असली खेल शुरू होता है, यहाँ पे अब खेल शुरू होता है आपका। यहाँ पे क्या होगा, पहले तो क्या होगा, ये जब एक्टिवेट होगा सेंसर, तो क्या कराएगा, आपको एपोप्टोसिस तो कराना है भाई, एपोप्टोसिस तो आपको कराना ही है। तो जो आपके प्रो एपोप्टोटिक फैक्टर हैं वो इंक्रीज कर जाएंगे, और जो आपका एंटी एपोप्टोटिक, हमको एपोप्टोसिस तो कराना है, जो आपका एंटी एपोप्टोटिक फैक्टर्स होते हैं, जो एंटी होते हैं, वो सारे डिक्रीज करेंगे। तो सबसे पहली बात मैं आपकी बात करूंगा पहले एंटी एपोप्टोटिक फैक्टर्स की, क्योंकि इसको आसान याद रखना थोड़ा सा आसान है, ठीक है ना। यहाँ पे जितने एल आ जाए, ठीक है ना, यहाँ पे जितने एल आ जाए वो सारे के सारे एंटी एपोप्टोटिक होते हैं, ठीक है ना, सारे के सारे एंटी एपोप्टोटिक होते हैं, लंबा नाम है, एल आते हैं ना, एल आता है, एंटी हो गया, एल, ऑल एल एंटी, ठीक है ना, याद रखना, ऑल एंटी, ठीक है, ऑल एल एंटी,
ठीक है ना। तो BCl2 हो गया यहाँ पे, MCl1 हो गया, BClXl हो गया, ठीक है ना, BClXl हो गया, ठीक है ना। यहाँ पे 2 L आ गए, ठीक है ना। BCl में क्या होता है, एक एक्सेस होता है, एक एक्सेल होता है। तो एक्सेल जो होता है एक और L आ गया, तो यहाँ पे एंटीओपोटोटिक फैक्टर हो गया। और यहाँ पे कुछ सेक्स स्टेरॉइड्स जो होते हैं, सेक्स स्टेरॉइड्स वो भी एंटीओपोटोटिक फैक्टर होते हैं। लेकिन 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 जो प्रोपोटोटिक फैक्टर होते हैं, तो आपने अगर अपनी न्यूप्लेजिया में पढ़ा होगा तो P53 हो गया, बैक हो सकता है, बैक्स हो सकता है, BCl एक्सेस हो गया, एक्सेस मतलब S आ गया तो स्टिमुलेटिंग होता है, तो मतलब प्रोपोटोटिक फैक्टर हो गया। ये ग्लूकोकॉर्टिकॉइड जो होता है आपका प्रोपोटोटिक फैक्टर होता है। तो ये क्या करता है, ये आगे जाके क्या करता है, जब हमारा प्रोपोटोटिक मतलब कि क्या हो गया कि हमारा जो प्रोपोटोटिक फैक्टर्स हैं वो इंक्रीज करके जो एंटीअपोटोटिक फैक्टर हो कम हो गए, तो क्या होगा, तो ये क्या होगा कि माइटोकॉन्ड्रिया में के ऊपर काम करेगा। माइटोकॉन्ड्रिया के ऊपर ये कहाँ काम करेगा, ये ठीक है ना, पाइवोटल रोल इन माइटोकॉन्ड्रिया। ये क्या करेगा, स्मैक डायब्लो। एक देखो माइटोकॉन्ड्रिया में 2 चीज़ें होती हैं, एक स्मैक डायब्लो होता है, एक होता है साइटोक्रोम, ठीक है ना, साइटोक्रोम C और APAF एंटी एपोप्टोटिक फैक्टर 1, ठीक है ना। यहाँ पे 2 चीज़ें होती हैं, स्मैक डायब्लो होता है और एक होता है तुम्हारा साइटोक्रोम प्लस APAF होता है। क्या होता है, क्या होता है, साइटोक्रोम C और APAF क्या होगा, ठीक है ना। तो ये क्या कराएगा, जब ये चीज़ें होने लगेंगी तो ये क्या कराएगा कि माइटोकॉन्ड्रियल की परमिएबिलिटी जो बढ़ा देगा, ठीक है ना। ये क्या कराएगा, माइटोकॉन्ड्रियल की परमिएबिलिटी बढ़ा दिया तो इंक्रीज हो जाएगी जो जो आपकी साइटोप्लाज्म में साइटोक्रोम C का प्रोडक्शन बढ़ जाएगा, ठीक है ना। ये क्या कराता है कि ये माइटोकॉन्ड्रियल परमिएबिलिटी बढ़ा देता है, ठीक, इंक्रीज माइटोकॉन्ड्रियल परमिएबिलिटी, ये माइटोकॉन्ड्रियल परमिएबिलिटी बढ़ा देगा, इंक्रीज साइटोक्रोम C इन साइटोप्लाज्म। ये साइटोक्रोम C का मतलब कि ये बढ़ा देगा साइटोप्लाज्म में, साइटोप्लाज्म C बढ़ा देगा, ठीक है ना। अब ये क्या कराएगा, जब ये साइटोक्रोम C आ गया तो ये क्या करा देगा, इंक्रीज APF1, एपोप्टोसिस एक्टिवेटिंग फैक्टर 1, एपोप्टोसिस एक्टिवेटिंग फैक्टर 1 का ये जो है एपोप्टोसिस इसका इंक्रीज करा देगा, एक्टिविटी इसकी इंक्रीज करा देगा। तो इससे क्या होगा, अब जो इसका इससे क्या होगा, जो आपकी कैस्पेज और 9 यहाँ पे इंट्रिंसिक आता है, तो कैस्पेज 9 एक्टिविटी जो होती है, कैस्पेज 9 और 10 की एक्टिविटी जो होती है बढ़ जाती है। तो ये क्या करते हैं, 9 कैस्पेज 9 और 10 को ये कैस्पेज 9 और 10 में कन्वर्ट करते हैं। और इसी के बाद ये क्या करते हैं, 367 का जो आपका एग्जीक्यूशन में आएगा, 367 का ये जो है मतलब कि क्या कराएंगे, 367 का कैस्पेज का एक्टिवेशन बाद में करा देते हैं, ठीक है ना। तो ये बात हो जाती है आपकी ये इसकी मतलब कि आपकी इंट्रिंसिक पाथवे की, ठीक है ना। और ये क्या होता है, स्मैक डायब्लो कुछ होता है, स्मैक डायब्लो क्या करते हैं, इनिबिट करता है, इनिबिटर ऑफ एपोप्टोसिस को, ये इनिबिटर ऑफ एपोप्टोसिस को इनिबिट कर देता है। मतलब समझ लो क्या, अगर जो एपोप्टोसिस को इनिबिट कर देगा, जो एपोप्टोसिस को इनिबिट करता है वो उसको ही इनिबिट कर देता है, मतलब एपोप्टोसिस कोई प्रमोटिंग फैक्टर है। तो 2 चीज़ें होती हैं, एक क्या होता है साइटोक्रोम C, एक होता है स्मैक डायब्लो। तो पहले क्या होता है, सबसे पहले शुरुआत से शुरू करते हैं। तो क्या होता है, देखो सबसे पहले क्या होता है यहाँ पे कि यहाँ पे कोई स्ट्रेस फैक्टर आए, ठीक है, कुछ स्ट्रेस फैक्टर अपने पास आए, कुछ स्ट्रेस फैक्टर आ गए, ठीक है ना। उसमें स्ट्रेस फैक्टर मतलब क्या हो सकता है, UV लाइट हो सकता है, ठीक है ना। तो स्ट्रेस सेंसर्स हमारे एक्टिवेट हो गए। तो स्ट्रेस सेंसर्स क्या क्या होते हैं, बिड बैक्स नॉक्सा प्यूमा हो सकता है। तो क्या कराएगा, ये कुछ प्रो एपोप्टोटिक फैक्टर का इंक्रीज कराएगा, एंटी एपोप्टोटिक फैक्टर का डिक्रीज कराएगा। एंटी एपोप्टोटिक में ऑल एल से याद रखते हो कि BCl मतलब कि BCl2, MCl1, BClXl, ये सब क्या होते हैं, और स्टेरॉइड्स ये क्या होते हैं आपके, ये क्या होते हैं मतलब कि ये आपके एंटी एपोप्टोटिक फैक्टर्स होते हैं, इनका डिक्रीज हो जाएगा। और जो आपके प्रो एपोप्टोटिक फैक्टर है जैसे P53, ये BClXS, ठीक है ना, और ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स या बैक्स, ठीक है ना। तो ये सब क्या कराएंगे आपके, ये क्या कराएगा, ये दोनों लिख के माइटोकॉन्ड्रिया पे काम करेगा। और यहाँ पे क्या होगा कि माइटोकॉन्ड्रियल की स्वेलिंग मतलब कि परमिएबिलिटी बढ़ जाएगी, उसी कारण से साइटोक्रोम C मतलब कि साइटोक्रोम C साइटोप्लाज्म में ज़्यादा आने लगेगा, वो ज़्यादा एपोप्टोटिक एक्टिवेटिंग फैक्टर 1 की जो है ये एक्टिविटी बढ़ा देगा। उसके कारण से क्या होगा, प्रोकैस्पेज 9 को कैस्पेज 9 में कन्वर्ट करा देगा। और वहीं पे एक स्मैक डायब्लो करके मॉलिक्यूल होता है, वो ये इनिबिट करता है, इनिबिटर ऑफ एपोप्टोसिस को, तो कि ये फाइनली एपोप्टोसिस प्रमोट कराएगा। तो हम लोग नेक्स्ट बात करेंगे इसके
एग्जीक्यूशन पाथवे की, ठीक है ना, समझ में आया होगा, आई गेस आपको समझ में आ गया होगा इतनी चीज़ें क्या क्या होता है, ठीक है ना। तो ये क्या है यहाँ पे, लेकिन एक चीज़ ये भी समझ लो कि ये क्या कराएगा, फाइनली जाके एपोप्टोसोम बना लेगा जो कि व्हील लाइक हेक्सामर होता है, ठीक है ना। एपोप्टोसोम बना लेगा, ये क्या होता है, व्हील लाइक हेक्सामर होता है, क्या होता है, व्हील लाइक हेक्सामर होता है एपोप्टोसोम। अब इसके एग्जीक्यूशन की मैं बात कर लेता हूँ, एग्जीक्यूशन का कैसे कैसे होगा, क्या क्या होगा एग्जीक्यूशन में, क्या क्या होगा, थोड़ा सा बचा है, थोड़ा सा ध्यान दे देना, ठीक है। एग्जीक्यूशन क्या क्या होगा, एग्जीक्यूशन में क्या होता है, कैस्पेज 8 9 10 है, कैस्पेज 8 एंड 9 एंड 10 ये आके आपके आ गए थे, ठीक है ना। कैस्पेज 8 9 10 आपके आ गए थे, ठीक है। तो ये क्या कराएंगे, जो इंट्रिंसिक पाथवे से कैस्पेज 8 एंड 9 एंड 10 आ गए तो एक्टिवेट कराएंगे, जो 8 9 10 क्या कराएंगे, एक्टिवेट कराएंगे 3 6 7 का एक्टिवेट कराएंगे, क्या कराते हैं 3 6 7 का एक्टिवेशन कराते हैं, ठीक है ना। 8 और 10 कहाँ से आ गया तुम्हारा, वो 8 और 10 कहाँ से है, एक्सट्रिंसिक पाथवे से है। एक्सट्रिंसिक पाथवे में क्या होता था, एक्सट्रिंसिक पाथवे में आपका क्या होता था, बताओ मेरे को, एक्सट्रिंसिक पाथवे में क्या होता था, फिर से देखना है, फिर से देखते हैं अपन। एक्सट्रिंसिक पाथवे में क्या होता है कि टी सेल के ऊपर CD95 का कुछ लाइगेंड होता है और अपोप्टोटिक सेल के ऊपर CD95 के कुछ लाइगेंड होते हैं। ये बाद में क्या कराएंगे, ट्राइमराइज कर जाएंगे, और ये ट्राइमराइज करके कुछ क्या करेंगे कि एक डोमेन का फॉर्मेशन करते हैं। एक डोमेन का क्या फॉर्मेशन कहते हैं, डोमेन का फॉर्मेशन कहते हैं। और ये क्या डोमेन होते हैं, फास्ट एसोसिएटेड डेड डोमेन। और ये फास्ट एसोसिएटेड जो आपका डेड डोमेन है, ये क्या कराता है, प्रो कैस्पेज 8 और 10 से लेके कैस्पेज 8 और 10 का ये एक्टिवेशन करा देता है। उसी को एक मॉलिक्यूल इसी प्रोसेस को इनहिबिट करता है, उसी को क्या कहते हैं, फ्लिप कहते हैं। ये एक एंटी एपोप्टोटिक मॉलिक्यूल हो गया, ठीक है ना। तो ये क्या कराता है, ये इसका ये काम है, ठीक है ना। ये क्या कराता है, ऐसे ऐसे काम करता है, ठीक है ना। ठीक, क्या समझ में आता है कि सीवियर डैमेज हो गया तो फास्ट लाइगेंड और TNF बाइंड टू रिसेप्टर हो गए, और TNF रिसेप्टर जो होते हैं फास्ट रिसेप्टर ट्राइमराइज कर जाएंगे, फास्ट रिलीज करेंगे, प्रोकैस्पेज 8 और 10 से 8 और 10 हो जाएंगे। तो अब ये एक्सट्रिंसिक और इंट्रिंसिक पाथवे से भाई अपना 8 9 10 आ गए, सारे कैस्पेज अब आ गए। अब क्या होता है, एक्टिवेट किसको कराएंगे, 3 6 7 को एक्टिवेट करा देंगे, ठीक है ना। ये 3 6 7 का एक्टिवेशन करा देंगे, जो कि आपके एक्सक्यूशनर वाले थे, ठीक है ना। एक्सक्यूशनर वाले जितने भी आपके कैस्पेसेस होते हैं, अब ये किसका एक्टिवेशन कराएंगे, ये 3 चीज़ों का एक्टिवेशन कराते हैं, ठीक है। जैसे आपने सेल इंजीनियरिंग पढ़ा था, वहाँ पे माइटोकॉन्ड्रिया मतलब कि क्या काम कराता था, मतलब कि 2 चीज़ों का रिलीज कराता था। एक मतलब कि कुछ कुछ एंजाइम का रिलीज कराता था, और क्या कराता था, ठीक है ना। जैसे कैल्शियम जब आता था तो क्या क्या कराता था, कैल्शियम जब आता था आपका जो उसमें माइटोकॉन्ड्रिया में, जो आपके रिवर्सिबल सेल इंजरी में, तो क्या क्या कराता था, एक कुछ एंजाइम्स का, ये जो आपका जो न्यूक्लियस एंजाइम का जो है रिलीज करा देता था। तो कैरियोरेक्सिस, कैरियोलाइसिस और मतलब कि कैरियोरेक्सिस, कैरियोलाइसिस, पाइकोनेसिस हो जाता था, और कुछ करा, ठीक है ना। तो और कुछ एमॉर्फस डेंसिटीज वो ला देता था, जो कि आपका इमर्सिबल सेल इंजरी में आता था। तो एमॉर्फस डेंसिटी ड्यू कैल्शियम हो जाते थे, बन जाते थे, ठीक है ना। तो ये एक बात रही, उसकी थोड़ा सा रिलेट कर लेना इस चीज़ को। तो ये यहाँ पे लेकिन क्या होगा, यहाँ पे एक्टिवेट 3 चीज़ों का कराएगा, एक फॉस्फोलाइपेज का एक्टिवेशन करा देगा, एक प्रोटीएज का एक्टिवेशन करा देगा, एक इंडोन्यूक्लियस का एक्टिवेशन करा देगा। फॉस्फोलाइपेज किसको खाएगा, फॉस्फोलाइपेज मेम्ब्रेन को खा जाएगा, प्रोटीन किसको खाएगा, प्रोटीन्स को खा जाएगा, और इंडोन्यूक्लियस क्या करेगा, इंडोन्यूक्लियस को खा जाएगा। तो कट्स, तो यहाँ पे एक चीज़ याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे भी एक खेल होता है, यहाँ पे भी इसका खेल होता है, ये खेल समझने की कोशिश करो। ये क्या करता है, एंडोन्यूक्लियस जो होता है, ये 180 से 200 बेस पेयर्स बाद ही काटता है, ठीक है ना। ये जैसे 180 या 200 बेस पेयर्स हो गए, उसी के बाद ही काटेगा। इसी को क्या कहते हैं अपन, इंटरन्यूक्लियोसोमल क्लीवेज कहते हैं। इसी को क्या कहते हैं अपन, इंटरन्यूक्लियोसोमल क्लीवेज कहते हैं, ठीक है ना। ये 180 से 200 बेस पेयर्स बाद ही मतलब कि काटेगा, काटेगा, और इसी को क्या कह देंगे, इंटरन्यूक्लियोसोमल क्लीवेज कह देंगे। अब इसी से क्या होगा, ये क्या करता है, इंटरन्यूक्लियोसोमल क्लीवेज से क्या होगा, एक स्टेप लेटर फॉर्मेशन हो जाएगा। क्या हो जाएगा, स्टेप लेटर फॉर्मेशन हो जाएगा। इसी को पूरे बायोकेमिकल चेंज हो जाएगी, ठीक है ना। तो क्या होता है, बेसिकली समझने की कोशिश करते हैं एपोप्टोसिस में क्या होता है इसमें, एंडोन्यूक्लियस में। तो क्या करता है, कट करता है 180 से 200 बेस पेयर बार, ठीक है ना। इसी को क्या कहते हैं, इंटरन्यूक्लियोसोमल क्लीवेज कह देते हैं। और ये इसी के कारण से क्या होता है, ये रीजन किसका होता है, स्टेप लेटर पैटर्न का रीजन होता है, ठीक है ना। और ये बायोकेमिकल चेंजेस होते हैं, ठीक है ना। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं क्या होता है यहाँ पे सेल पे। सेल में क्या होता है, फॉलिंग ऑफ होता है। तो फॉलिंग ऑफ से क्या होगा, सेल का फॉलिंग ऑफ होगा, ठीक है ना। तो क्या हो गए, कुछ एपोप्टोटिक बॉडीज हो गए, ठीक है। एपोप्टोटिक बॉडीज क्या होंगे, सेल बाउंड ऑर्गेनेलीज होते हैं विद और विदाउट न्यूक्लियस। एपोप्टोटिक बॉडीज बेसिकली होते क्या है, ये कुछ सेल बाउंड ऑर्गेनेलीज होते हैं, ठीक है ना। ये क्या होते हैं, सेल बाउंड ऑर्गेनेलीज होते हैं, जो कि विद और विदाउट न्यूक्लियस, कुछ विद होते हैं, कुछ विदाउट न्यूक्लियस होते हैं, ठीक है। तो ये रिकग्नाइज कर सकते हैं अपने मैक्रोफेजेस से। और ये क्या करेगा, मैक्रोफेजेस पे क्या होते हैं,
फॉस्फेटाइलसेरीन, ठीक है ना, फॉस्फेटाइलसेरीन होता है जो कि रिस्पॉन्सिबल होता है मूवमेंट फ्रॉम इनसाइड टू आउटसाइड। ये क्या करता है, कैसे रिकॉग्नाइज होते हैं यहाँ पे बॉडीज, ठीक है ना, ये क्या करते हैं कि ये मूवमेंट कराता है फ्रॉम इनसाइड टू आउटसाइड ही जाएगा तो तभी ना, जब देखो फॉस्फेटाइलसेरीन क्या करता है, इनसाइड टू आउटसाइड भेजेगा, आउटसाइड जाएगा तभी ना सिग्नल भेजेगा मैक्रोफेजेस के लिए भैया कि हाँ भाई तुम आओ खाओ मेरे को, नहीं तो कैसे फिर सिग्नल भेजेगा, तो ईट मी सिग्नल भेजता है, ठीक है ना। ये कैसा सिग्नल भेजता है, ईट मी सिग्नल भेजता है उसको। ईट मी सिग्नल मतलब फ्लिपिंग हो जाएगी उतना ना, ठीक है ना, फ्लिपिंग हो जाएगी, ईट मी सिग्नल फ्लिपिंग उसी को कहते हैं। तो फॉस्फोलिपिड बाइलेयर से क्या होगा, फॉस्फेटाइलसेरीन हो जाए, किसके रिस्पॉन्सिबल होता है, फिर ये इनसाइड टू आउटसाइड के मूवमेंट के रिस्पॉन्सिबल होता है। और सिग्नल टू मैक्रोफेजेस भेजेगा, ये क्या भेजेगा, सिग्नल टू मैक्रोफेजेस भेजेगा। कौन सा सिग्नल भेजेगा, सिग्नल भेजेगा ना भाई, कोई भी सिग्नल तो भेजेगा यार, तो कौन से सिग्नल भेजेगा, सिग्नल टू मैक्रोफेजेस भेजेगा। कौन सिग्नल और मैक्रोफेजेस भेजा तो ईट भी सिग्नल आएगा, रिकॉग्नाइज कर देंगे, उसको खा जाएंगे, ठीक। अब क्या करते हैं अपन, डिटेक्शन कैसे करते हैं ये एपोप्टोसिस का, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखना। डिटेक्शन कैसे करेंगे, तो इसका मार्कर होता है नेक्सिन 5, ठीक, बहुत इंपॉर्टेंट आपके एग्जाम में एमसीक्यू पीजी सब जगह पूछा जाएगा कि इसका मार्कर क्या होता है एपोप्टोसिस का, तो आपको क्या बोलना है, नेक्सिन 5 होता है, ठीक है ना। और मार्क्स मूवमेंट ऑफ फॉस्फेटाइलसेरीन, ये क्या करता है, मूवमेंट ऑफ फॉस्फेटाइलसेरीन को मार्क करता है। और मॉलिक्यूलर मार्कर आपने पढ़ा ही होगा आपने, अगर आपने अभी भी आपको समझ में नहीं आया तो मैं कुछ नहीं कर सकता, अपना इलाज कराइए कहीं पे जाके, ठीक है ना। आपका क्या होता था मॉलिक्यूलर पाथवे में, ठीक है, मॉलिक्यूलर मार्कर कौन सा होता था, अगर नहीं अभी भी समझ में आया तो इलाज कराइए, क्योंकि वो इंट्रिंसिक पाथवे में, वो एक्सट्रिंसिक पाथवे में आपका ये होता था मॉलिक्यूलर मार्कर। एक्सट्रिंसिक पाथवे में मॉलिक्यूलर मार्कर होते थे, तो कि क्या कराते थे मॉलिक्यूलर मार्कर, CD95 जो टी सेल्स पे CD95 के लाइगेंड होते थे, और आपके एपोप्टोटिक सेल पे CD95 के कुछ मॉलिक्यूल्स होते थे, वो बाद में ट्राइमराइज करके क्या बनाते थे, देखो बाद में ट्राइमराइज करके क्या बनाते थे, CD95 का ट्राइमराइज करके क्या बनाते थे, फार्ड बनाते थे। फार्ड क्या होता है, फास्ट एसोसिएटेड डेड डोमेन, और फास्ट एसोसिएटेड डेड डोमेन क्या करता था, प्रोकैस्पेस 8 और 10 को कैस्पेस 8 और 10 में जो है कन्वर्ट करवाता था। अब उसी को एक जगह एक स्टेप में उसको एक मॉलिक्यूल इनहिबिट कर रहा था, वो उस मॉलिक्यूल का भी नाम लो FLIP, वो इनहिबिट करा रहा है, तो इसीलिए वो एंटी एपोप्टोटिक मॉलिक्यूल है, ठीक है ना। और वो कौन सा पाथवे होता था, पूरा पाथवे कौन सा पाथवे होता था, NI नहीं है तो मतलब 9 नहीं होगा, तो वहाँ पे 8 और 10 आ जाएगा, ठीक है ना। तो ये इसका मॉलिक्यूलर मार्कर हो गया। माइक्रोस्कोपिक एग्जामिनेशन में क्या करोगे, न्यूक्लियर क्रोमैटिन कंडेंसेशन देखोगे, वो क्या होता है, हॉलमार्क ऑफ एपोप्टोसिस होता है, न्यूक्लियर क्रोमैटिन कंडेंसेशन। तो नेक्स्ट इसका हम लोग क्या देखेंगे, टनल स्टेनिंग एक लगाते हैं, तो इसी को टनल स्टेनिंग को क्या कहते हैं, टर्मिनल डीऑक्सी न्यूक्लियोटाइड ट्रांसफरेज, DUTP, मतलब क्या होता है DUTP, हम लोग निक लेबलिंग कर देते हैं, टर्मिनल डीऑक्सी न्यूक्लियोटाइडल ट्रांसफरेज, टर्मिनल डीऑक्सी न्यूक्लियोटाइडल ट्रांसफरेज हम लोग लगा देते हैं। कि कौन सा ट्रांसफरेज लगा देते हैं, टर्मिनल डीऑक्सी न्यूक्लियोटाइडल ट्रांसफरेज, DUTP निक लेबलिंग करते हैं, निक एंड लेबलिंग करते हैं, ठीक है ना। टर्मिनल डीऑक्सी न्यूक्लियोटाइडल ट्रांसफरेज, टर्मिनल डीऑक्सी न्यूक्लियोटाइडल ट्रांसफरेज, DUTP निक लेबल एंड निपलिंग कर देंगे। तो ये क्या होता है, पॉजिटिव होता है कि इसमें एपोप्टोसिस में, देखो एपोप्टोसिस कैसे लिखते हो, PO होता है ना, तो वहाँ पॉजिटिव हो गया, और N से नेगेटिव होता है नेक्रोसिस में, ठीक है ना, तो ऐसे याद कर सकते हो। जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस कैसे होता है, जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस में क्या होता है, एपोप्टोसिस जो है स्टेपलैडर पैटर्न देगा, और नेक्रोसिस आपका स्मेयरिंग पैटर्न देगा। तो ये बात रही आपकी एपोप्टोसिस की, इसके मतलब कि बायोकेमिकल चेंजेस की क्या क्या होते हैं, इसके मैकेनिज्म की, इसके थोड़े से डिटेक्शन करने का क्या कैसे करते हैं, जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस की, टनल स्टेनिंग की। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय। उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। सब्सक्राइब करना, लाइक करना, कमेंट करना वीडियो को। बाय।